हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग वर्ड ऑफ इमोर्टल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रेनेगेड इमोर्टल की ही तरह बहुत ही ज्यादा कमाल की स्टोरी होने वाली है। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एंशिएंट टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मास्टर अपनी पोती के साथ मौजूद था और वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे अपनी पोती को वर्ड ऑफ इमोर्टल के बारे में ही बता रहा था। वो अपनी पोती को वर्ड ऑफ इमोर्टल के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग इमोर्टैलिटी को हासिल करने के लिए जाते हैं। जिस पे उस बूढ़ी की पोती वहाँ पे आसपास की जगह को बहुत ही गौर से देखकर अपने ग्रैंडपा से सवाल करते हुए पूछती है, ग्रैंडपा आखिर ये स्टैचूज किन लोगों के हैं और इन्हें यहाँ पे इस तरह से इतनी शान के साथ एंशिएंट टेंपल के अंदर क्यों रखा गया है। जिस पे वो मास्टर वहाँ पे अपनी पोती को जवाब देते हुए बताता है कि ये सभी वो महान लोग हैं जो कि हमारे इस मोर्टल रियलम से होते हुए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जा पाए। इवन तुम ये समझ सकती हो कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने मोर्टल की सारी हदों को तोड़ते हुए इमोर्टैलिटी को हासिल किया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। और ये कहते हुए उस मास्टर की नजरों में अपने एंसेस्टर्स के लिए इज्जत साफ साफ दिखाई दे रही थी। जबकि अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर वो बच्ची वहाँ पे एक बार फिर से अपने ग्रैंडपा से बहुत ही मासूमाना सवाल करते हुए पूछती है, ग्रैंडपा अगर वर्ड ऑफ इमोर्टल इतना ही ज्यादा खास है तो आप आखिर वर्ड ऑफ इमोर्टल में क्यों नहीं गए। अपनी पोती की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा भी वहाँ पे थोड़ा उदास हो जाता है और वो वहाँ पे अपनी पोती को जवाब देते हुए बताता है, मैंने कई 100 सालों तक कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की और जब मुझे लगा कि अब मैं वर्ड ऑफ इमोर्टल में जाने के काबिल हो गया हूँ तो मैं हेमली गेट के इस्तेमाल करते हुए वर्ड ऑफ इमोर्टल के इंटरेस्ट पे पहुंचा। लेकिन वहाँ जाने पे मुझे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी तो वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने के काबिल ही नहीं है, इसलिए मुझे वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने से भी रोक दिया गया था। पर मेरी बच्ची, अब तुम्हें ही मेरे इस सपने को पूरा करना होगा और मुझे तुम पे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने इस पूरे ग्रैंडपा के सपने को जरूर पूरा करोगी। यहाँ अपने ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उस बच्ची को भी अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ उस बच्ची ने अपने मन ही मन में ठान लिया था कि वो इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करेगी कि वो एक दिन वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाके रहेगी और ऐसा करके वो अपने ग्रैंडपा का सपना भी पूरा करेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पूरे 10 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही छोटी बच्ची जिसका नाम लिन वो था, वो इन 10 सालों में बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए निर्वाणा लेवल को अचीव कर चुकी थी। और इसी वजह से उसे भी वहाँ पे हेमली गेट के थ्रू वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने का मौका मिलने वाला था, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरे मोर्टल वर्ल्ड में तो खुशी का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि ये उन सभी मोर्टल्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी कि उन सभी में से कोई एक मोर्टल वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने वाला था। और इसी खुशी के चलते सिटी के लोगों ने लिन वू को डिवाइन लेडी का भी नाम दे दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि पूरी सिटी में बस डिवाइन लेडी के ही चर्चे चल रहे थे। और उसी के साथ साथ उन सब के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी था कि क्या वाकई डिवाइन लेडी वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जा पाएगी या फिर बाकी हजारों कल्टीवेटर्स की तरह वो भी इसमें नाकाम हो जाने वाली है। और जब ये सवाल एक पर्सन अपने साथी से पूछता है तो उसका साथी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, मेरे ख्याल से तो डिवाइन लेडी बहुत ही आसानी के साथ वर्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर चली जाएगी, क्योंकि तुम खुद ही देखो पिछले 20 सालों से आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया। इवन उसने अकेले पूरी स्नो वैली तक को हरा दिया था। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी डिवाइन लेडी कितनी ज्यादा ताकतवर है। और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि वर्ड ऑफ इमोर्टल ऐसे ताकतवर लोगों की बहुत ज्यादा कदर करता है। खैर अभी ये सारी बातें तो वहाँ पे चल ही रही थी कि तभी अचानक कि हमें वहाँ पे सिटी के चारों तरफ रॉयल फैमिली के कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है। असल में इन गार्ड कल्टीवेटर्स को खबर मिली थी कि आज कोई डिवाइन लेडी के वर्ड ऑफ इमोर्टल जाने में रुकावट पैदा करने वाला है, इसलिए सभी गार्ड कल्टीवेटर्स पीछे से ही छुपकर इस सब के ऊपर नजर रखे हुए थे, ताकि अगर उन्हें किसी पे भी शक हो तो वो दूर से ही उसे पहचानते हुए जाकर पकड़ ले। और इसी बीच हमें वहाँ पे हमारा हीरो ज़ेओ चेंग दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो अब बस एक मामूली से ही कल्टीवेटर बन के रह गया था, लेकिन फिर भी उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल और कमाल का था कि वो वहाँ पे उन सभी मोर्टल्स में से बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था, जिसके चलते उन सभी गार्ड कल्टीवेटर्स की नजर भी हमारे हीरो ज़ेओ चेंग के ऊपर पड़ जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने वहाँ पे बहुत ही गौर के साथ ज़ेओ चेंग के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी थी। इवन अब उन लोगों को वहाँ पे ये भी शक होने लगा था कि शायद ये वही पर्सन है जो कि डिवाइन लेडी के वर्ड ऑफ इमोर्टल में जाने में रुकावट पैदा करने वाला है। पर ज़ेओ चेंग भी कम नहीं था और भले ही अभी के लिए वो मोर्टल वर्ल्ड में मौजूद था, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक मार्शल आर्ट मास्टर भी था। इसलिए जैसे ही ज़ेओ चेंग को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि रॉयल फैमिली के कल्टीवेटर्स वहाँ पे उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो ज़ेओ चेंग अचानक ही वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उन रॉयल कल्टीवेटर्स की आंखों से गायब हो जाता है। और वहाँ से होता हुआ ज़ेओ चेंग काफी दूर आ चुका था, लेकिन उन रॉयल गार्ड से बचते हुए ज़ेओ चेंग जिस जगह पे आता है वहाँ पे उसे और भी गार्ड्स का ऑरा महसूस हो रहा था। और जब ज़ेओ चेंग वहाँ पे एक एक करके उन सभी का ऑरा महसूस करता है तो उसे वहाँ पे पता चल जाता है कि टोटल 7 गार्ड कल्टीवेटर्स यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इवन हम देखते हैं कि ज़ेओ चेंग के सेंसेस इतने ज्यादा कमाल के थे कि वो न सिर्फ वहाँ पे उन सभी गार्ड कल्टीवेटर्स के ऑरा को महसूस कर पा रहा था, बल्कि वो वहाँ पे उनकी हर एक सांस तक को भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। जिसके साथ ही ज़ेओ चेंग को वहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि ये सातों के सातों गार्ड कल्टीवेटर
कल्टिवेटर्स है, मार्शल आर्ट TLM के वॉरियर्स हैं, जो देखकर तो ज़ियाओ चेंग के फेस के ऊपर भी एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। और ज़ियाओ चेंग उनके हाथों में वेपन्स को देखकर वहाँ पे ये भी समझ जाता है कि ये सभी के सभी गार्ड कल्टिवेटर्स यहाँ पे मुझे पकड़ने के लिए या फिर मुझे खत्म करने के लिए आए हैं। पर अगर इन गार्ड कल्टिवेटर्स की तादाद 7 है तो फिर भला मुझे इनसे क्या डर है। इन मामूली से 7 मार्शल आर्ट वॉरियर्स को खत्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसलिए अब की बात ज़ियाओ चेंग वहाँ पे छुपने की बजाय बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बावजूद भी वो गार्ड कल्टिवेटर्स वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर अटैक नहीं करते तो ज़ियाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ खुद ही अपनी जगह पे रुककर उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या तुम लोग यहाँ पे मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो? देखो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मेरे ऊपर अटैक करने का यही सही मौका है। ज़ियाओ चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सातों के सातों गार्ड कल्टिवेटर्स को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन सभी ने वहाँ पे अपनी अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सेंसेस को छुपा रखा था। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ियाओ चेंग ने उन्हें वहाँ पे सेंस कर लिया था और यही बात उन गार्ड कल्टिवेटर्स को वहाँ पे परेशान करने के लिए काफी थी। लेकिन अब क्योंकि वो सभी गार्ड कल्टिवेटर्स वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की नजरों में आ ही चुके थे तो वो सभी भी वहाँ पे जल्दी से अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर ज़ियाओ चेंग के सामने आते हुए उसके ऊपर हमला भी कर देते हैं, जिन्हें ज़ियाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ जंप करते हुए बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर देता है। पर उन गार्ड कल्टिवेटर्स का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन्होंने पीछे पड़ी हुई बांस की लकड़ी तक को वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था, जिसका मतलब था कि वो गार्ड कल्टिवेटर्स ज़ियाओ चेंग को यहाँ पे जिंदा तो नहीं पकड़ने वाले थे। और उन गार्ड्स के इस खतरनाक अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ आग भी लग चुकी थी, जो कि वहाँ के माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थी। और तभी उन गार्ड कल्टिवेटर्स का लीडर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम वही ड्रैगन विलेज के धोखेबाज ज़ियाओ चेंग हो ना? मुझे लगा ही था हमारी डिवाइन लेडी को वर्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने से कोई तुम्हारे जैसा घटिया पर्सन ही रोक सकता है। लेकिन आज की रात मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर तुमने डिवाइन लेडी के रास्ते में आने की कोशिश भी की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए उन गार्ड कल्टिवेटर्स के लीडर ने वहाँ पे अपने लोगों को वहाँ पे दोबारा ज़ियाओ चेंग के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे भेज दिया था। हालांकि ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपनी सफाई में काफी कुछ बोल सकता था, पर वो वहाँ पे अपनी सफाई देने की बजाय उल्टा उन गार्ड कल्टिवेटर्स को मारने के लिए वहाँ पे बांस की एक बड़ी सी लकड़ी को उठा लेता है। असल में ज़ियाओ चेंग का एक ही असूल था, अगर कोई उसके साथ आराम से बात करता है तो वो भी उसके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से बात किया करता था। लेकिन अगर कोई बिना कुछ सोचे समझे ज़ियाओ चेंग के ऊपर हमला करते हुए उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो ज़ियाओ चेंग भी फिर ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता था। और आज भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था। और जैसे ही वो गार्ड कल्टिवेटर्स ज़ियाओ चेंग के पास आकर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपनी बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वहाँ पे उन सभी गार्ड कल्टिवेटर्स के हमलों को रोके जा रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे उन सभी गार्ड कल्टिवेटर्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटने भी लगा था। हालांकि ज़ियाओ चेंग भी सेम उन्हीं गार्ड कल्टिवेटर्स के एरिया लम का था, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ियाओ चेंग उन सभी को वहाँ पे ऐसे मारे जा रहा था कि जैसे ये सब बस उसके लिए एक बच्चों का खेल हो। इवन हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग ने वहाँ पे कुछ गार्ड कल्टिवेटर्स को हराने के बाद उनमें से गार्ड कल्टिवेटर्स की सोड भी उसे छीन ली थी। और ये बात ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। और अपनी सोड लेकर वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए उन गार्ड कल्टिवेटर से कहता है कि मैं तुम लोगों को पहले ही अपनी सफाई देते हुए बता चुका था कि मेरा तुम्हारी डिवाइन लेडी या तुम लोगों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पे तुम्हारी डिवाइन लेडी को रोकने के लिए आया था। लेकिन अब जब तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी अब तुम लोगों को अपनी सफाई बातों से तो नहीं बताने वाला, बल्कि अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा। ज़ियाओ चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन गार्ड कल्टिवेटर्स का लीडर भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ियाओ चेंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी सफाई से कोई भी मतलब नहीं है, तुम एक धोखेबाज हो और तुम्हारे जैसे धोखेबाज को मैं यहाँ पे हमारी सिटी में बिल्कुल भी नहीं आने दे सकता। आए तुम यहाँ पे जिस भी मकसद से आए हो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर तो वापस नहीं जाने वाले। और ये कहकर वो लीडर खुद ही वहाँ पे गुस्से से अपनी सोड लेकर ज़ियाओ चेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे ज़ियाओ चेंग भी अपनी सोड आगे करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोक देता है। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सोड फाइट देखने को मिलती है। हालांकि वो डिवाइन लीडर काफी ज्यादा तेज था, इवन उसकी सोड स्किल्स भी काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो वहाँ पे हमारे हीरो ज़ियाओ चेंग के सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि ज़ियाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके सभी सोड हमलों को डॉज करते हुए अपनी सोड सीधे जाकर वहाँ पे उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला था। जबकि ये सब देखकर वो गार्ड लीडर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग को धमकी देते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते, वरना प्रिंसेस तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उस लीडर की ये बात सुनकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे कोल्ड टून के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर आज मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा भी छोड़ देता हूँ तो तुम्हारी प्रिंसेस फिर भी मेरे पीछे आने वाली है। इसका मतलब है कि दोनों सिचुएशंस में तुम्हारी प्रिंसेस तो मेरे पीछे आने ही वाली है, तो फिर तुम जिंदा रहकर क्या करोगे। और ये कहते हुए ज़ियाओ चेंग ने अचानक ही वहाँ पे बहुत ही रूटलेस तरीके के साथ उस लीडर का गला काट दिया था। और ऊपर से वहाँ पे उन सभी गार्ड कल्टिवेटर्स को खत्म करने के बाद ज़ियाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे वहाँ पे प्रिंसेस
प्रिंसेस एसोसिएशन की 4 और लेडी कल्टीवेटर्स घेर लेती हैं, जो कि वहाँ पे ज़ियाओ चेंग को घेरने के बाद उसे वहाँ पे सरेंडर करने के लिए बोलने लगी थी। पर ज़ियाओ चेंग तो ज़ियाओ चेंग था, वो वहाँ पे उन लेडी कल्टीवेटर्स की बात ना मानते हुए बहुत ही तेजी के साथ जंप करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर वो चारों लेडी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे जल्दी से अपनी अपनी स्पीचर रिबन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे अपने स्पीचर रिबन्स के अंदर जकड़ लेती हैं। और जैसे ही ज़ियाओ चेंग वहाँ पे पकड़ा जाता है तो इसी के साथ वहाँ पे प्रिंसेस एसोसिएशन की लीडर जिसका नाम ज़ियाओ लिनर था और वो पूरी सिटी में रोल लेडी के नाम से भी जानी जाती थी, वो भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी उसका ऑरा उतना ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो सीधे वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के सामने आकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, तो क्या तुम हो ज़ियाओ चेंग? उस प्रिंसेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम सभी लोग हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? मैं तो बस यहाँ पे डिवाइन लेडी को वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर जाते हुए देखने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी एसोसिएशन ने बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर अटैक करते हुए मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और ये कहकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे रॉयल लेडी को अपनी सफाई देते हुए कहता है कि तुम मुझे जिस लड़की का कातिल समझती हो, इवन उस लड़की को भी मैंने नहीं मारा था, वो सब कुछ बस एक हादसा था। वो बस एक हादसे के चलते खाई में जा गिरी थी, उसकी मौत का मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग की ये बात सुनकर तो ज़ियाओ लिनर को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे गुस्से से अपनी लेडी कल्टीवेटर्स को ज़ियाओ चेंग को मारने का आदेश दे देती है। अब अपनी प्रिंसेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो चारों लेडी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे अपने अपने स्पीचर रिबन का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ चेंग की बॉडी को वहाँ पे दोनों तरफ से खींचने लगी थी, जिसके चलते बेचारे ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, जो देखकर अब ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि ये लोग यहाँ पे इतनी आसानी के साथ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अचानक ही अपनी एक मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इस टेक्निक को मैंने मिस्टीरियस इसलिए बोला क्योंकि इसके बारे में खुद ज़ियाओ चेंग को भी कुछ नहीं पता था। ये टेक्निक बचपन से ही उसके सोल सीरियल के अंदर मौजूद थी, जिसके बारे में खुद ज़ियाओ चेंग को भी 11 साल की उम्र में पता चला। और आज ज़ियाओ चेंग यहाँ भी है, उसके पीछे इस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ चेंग ने आज तक काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को हराया है। और आज भी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपनी उसी मिस्टीरियस इंक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे उन लेडी कल्टीवेटर्स के चुंगल से आजाद करवा लेता है, जो देखकर तो रॉयल लेडी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर अभी वो वहाँ पे इसी तरह से हैरान हो ही रही थी कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रॉयल लेडी ज़ियाओ लिनर के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि रॉयल लेडी भी कम ताकतवर नहीं थी, वो वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के सभी हमलों को बहुत ही आसानी के साथ रोके जा रही थी। इवन ज़ियाओ चेंग वहाँ पे रॉयल लेडी को हराने के लिए अपने स्पैरो बुलेट्स तक का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे रॉयल लेडी को नहीं हरा पा रहा था। और ऊपर से ज़ियाओ लिनर वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी 2 फिंगर्स की मदद से ज़ियाओ चेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ लिनर भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेकर बहुत ही तेजी के साथ ज़ियाओ चेंग के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर तो ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे अपनी बची कुछ सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे अपने सामने एक 4th लेयर वाली शील्ड को क्रिएट कर देता है। हालांकि ज़ियाओ चेंग की डिफेंस टेक्निक थी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे ज़ियाओ लिनर का अटैक आकर वहाँ पे उस शील्ड के साथ टकराता है तो ज़ियाओ चेंग वहाँ पे समझ चुका था कि वो वहाँ पे ज्यादा देर रॉयल लेडी को नहीं रोक पाएगा। इसलिए ज़ियाओ चेंग वहाँ से भागने में ही अपनी सलामती समझता है। और ये सोचकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर अपने अटैक को वहीं पे छोड़ते हुए खुद वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा था, जबकि ज़ियाओ लिनर भी वहाँ पे इतनी आसानी के साथ ज़ियाओ चेंग को भागने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो अपनी लेडी कल्टीवेटर्स को आदेश देते हुए कहती है कि तुम सभी लोग डिवाइन लेडी के सेशन का ख्याल रखना, तब तक मैं इस धोखेबाज को ठिकाने लगा कर आती हूँ। और ये कहकर ज़ियाओ लिनर भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ज़ियाओ चेंग के पीछे निकल जाती है, जहाँ ज़ियाओ लिनर ने वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के पीछे जाते हुए बहुत ही आसानी से उसे वहाँ पे पकड़ लिया था, जहाँ वो सीधे ज़ियाओ चेंग के सामने आते हुए उससे कहती है कि अच्छा है तुम यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और ये कहकर ज़ियाओ लिनर ने अचानक ही वहाँ पे अपनी की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ चेंग के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। पर ज़ियाओ चेंग भी कम नहीं था, वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए बस वहाँ से भागे ही जा रहा था। पर हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे ज़ियाओ लिनर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के और भी ज्यादा क्लोज आती चली जा रही थी। और ऊपर से इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ लिनर वहाँ पे अपनी रेम्बो शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही ज़ियाओ चेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर देती है, जिसे अब की बार ज़ियाओ चेंग ने वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से डॉज किया था। और उसी के साथ साथ ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे ये भी एहसास हो गया था कि अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से भागता रहा तो मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे अपनी जान बचा पाऊंगा। और अब इस लड़की से बचने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ पे भागना छोड़कर हेड टू हेड इसे टक्कर दूं, तब हो सकता है कि मेरे जीतने के भी कुछ चांसेस बढ़ जाएं। और ये कहकर ज़ियाओ चेंग अचानक ही वहाँ पे एक जगह पे रुकते हुए दोबारा वहाँ पे अपनी मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी सारी एनर्जी को वहाँ पे अपने पंच के अंदर ट्रांसफर करने लगा था, जो देखकर ज़ियाओ लिनर भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी अपनी की हुई एनर्जी को वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड के अंदर इकट्ठा करते हुए दोबारा अपनी स्वॉर्ड लेकर ज़ियाओ चेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर ज़ियाओ
ज़ियाओ चंग भी जल्दी से वहाँ पे अपने अटैक को क्रिएट करते हुए ज़ियाओ लिनर के अटैक के ऊपर ही जाकर अटैक कर देता है। लेकिन ज़ियाओ लिनर को वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ज़ियाओ चंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे चकनाचूर कर देता है, जो देखकर तो खुद ज़ियाओ चंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और इसी बीच ज़ियाओ लिनर का अटैक सीधा वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। और अगर ज़ियाओ लिनर का ये अटैक ज़ियाओ चंग के साथ टकरा जाता तो ज़ियाओ चंग का मरना तय था। और इस बात का अंदाजा वहाँ पे ज़ियाओ चंग को भी हो चुका था कि बहुत ही जल्द यहाँ पे उसकी मौत होने वाली है। लेकिन अभी ज़ियाओ चंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस तरीके के साथ वहाँ का पूरा टाइम ही रुक जाता है। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि डिवाइन लेडी लिन वू ने ही किया था, क्योंकि अब वो किसी भी लम्हे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने वाली थी। पर वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने से पहले वो एक बार यहाँ पे अपनी इस दुनिया और अपने लोगों को अच्छी तरह से महसूस करना चाहती थी। इसलिए वो वहाँ पे अपनी निर्वाणा पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसपास का पूरा टाइम रोक देती है। असल में जब भी कोई एक बार वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर चला जाता है तो उसके लिए वापस मोटर रियलम के अंदर आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और डिवाइन लेडी तो बचपन से यहीं पे पली बड़ी थी, तो वो इतनी आसानी से अपनी इस दुनिया को कैसे भूल सकती थी। इसलिए वो जाने से पहले एक बार अपनी इस दुनिया को अच्छी तरह से महसूस करना चाहती थी, ताकि वो इन कुछ लम्हों की यादें पूरी जिंदगी अपने साथ संभाल के रख सके। और यही सब सोचकर डिवाइन लेडी टाउन में वहाँ पे आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसकी नजर वहाँ पे ज़ियाओ चंग और ज़ियाओ लिनर के ऊपर भी पड़ती है, जो कि दोनों वहाँ पे एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए थे। पर डिवाइन लेडी यहाँ से जाने से पहले किसी को भी ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए डिवाइन लेडी वहाँ पे ज़ियाओ लिनर की सोच का रुख मोड़ देती है और खुद वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जिसके वहाँ से जाती है हम देखते हैं कि टाइम दोबारा वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। और क्योंकि डिवाइन लेडी ने ज़ियाओ लिनर की सोच का रुख मोड़ दिया था, तो इसलिए ज़ियाओ चंग की जान भी वहाँ पे बच चुकी थी, जो देखकर खुद ज़ियाओ चंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। इवन ज़ियाओ लिनर को भी वहाँ पे कुछ समय नहीं आ रहा था कि ज़ियाओ चंग उसके सोड अटैक से बच कैसे गया। लेकिन अभी ज़ियाओ लिनर वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ चंग वहाँ पे रेड डस्ट माउंटेन्स की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि अब बस वही एक जगह थी जो कि ज़ियाओ चंग की जान बचा सकती थी। लेकिन ज़ियाओ लिनर भी इतनी आसानी से उसके पीछे तो नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो भी तेजी के साथ वहाँ पे ज़ियाओ चंग के पीछे निकल जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें रेड डस्ट माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिवाइन लेडी अपनी निर्वाणा सोड का इस्तेमाल करते हुए अपने मोटर रियलम के ऊपर लगी हुई वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल की सील को डिस्ट्रॉय कर देती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी फैलने लगी थी, जिसके साथ ही हेमली गेट वहाँ पे उनके सामने समन हो जाता है। और जैसे ही वो हेमली गेट वहाँ पे ओपन होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दो डिवाइन गॉड्स भी आ जाते हैं, जो कि उस हेमली गेट की रक्षा किया करते थे, जिन्हें देखकर तो डिवाइन लेडी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती। और तभी अचानक से ही डिवाइन लेडी को वहाँ पे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे डिवाइन लेडी के सामने हेमली गेट तक एक सीढ़ी बनाते हुए उससे कहती है, लिन वू, मैं तुम्हारे हेमली गेट के अंदर स्वागत करता हूँ, लेकिन वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर एंटर करने से पहले तुम्हें इस हेमली गेट को पार करते हुए काफी सारे इम्तिहानात को पास करना होगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि लिन वू भी पूरी तरह से रेडी थी, इसलिए वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है। जहाँ अभी लिन वू थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि उसे दोबारा वहाँ पे वही आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे मिस लिन वू से कह रही थी, अब तुम हमारे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एक हिस्सा बन चुकी हो, तो तुम्हें अपने मोर्टल वर्ल्ड की सारी यादों को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, इवन के तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। उस आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिन वू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हूँ। लेकिन ये कहते कहते ही मिस लिन वू के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ और जिस भी मुकाम पे हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट की वजह से ही हो, और अगर मैंने अपना पास्ट ही भुला दिया तो क्या वाकई मेरा ये अस्तित्व बाकी रहेगा? और इसी सवाल का जवाब अपने दिमाग में ढूंढते हुए मिस लिन वू वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ती जा रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ियाओ चंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पे थोड़ा इंजर्ड भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहाँ पे हेमली गेट के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रेड डस्ट माउंटेन्स के ऊपर आने का उसका मकसद जो पूरा हो चुका था। लेकिन अभी ज़ियाओ चंग वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी ज़ियाओ लिनर भी वहाँ पे ज़ियाओ चंग का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि दोबारा वहाँ पे ज़ियाओ चंग के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहती है कि अच्छा कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी, क्योंकि अब बात हमारी रॉयल फैमिली की इज्जत पे आ चुकी है, इसलिए तुम्हें हमारी रॉयल फैमिली की शान के लिए बनना ही होगा। और ज़ियाओ लिनर के उस अटैक को रोकने के लिए ज़ियाओ चंग भी दोबारा वहाँ पे अपनी मिस्टीरियस गोल्डन एस्केपिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लिन वू के मन में तो अभी तक भी वहाँ पे वही सवाल चल रहा था, और उसी के बारे में सोचते हुए वो वहाँ पे उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती जा रही थी। और इस बात का एहसास वहाँ पे उस आवाज को भी हो जाता है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि हेमली डीटी की ही थी। वो हेमली डीटी अचानक से ही वहाँ पे मिस लिन वू से कहता है, यही तो तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम अपने मोर्टल वर्ल्ड की यादों को पीछे छोड़ सकती हो या नहीं, पर अभी तक भी तुम्हारा दिल मोर्टल वर्ल्ड को लेकर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसका मतलब है कि अभी तुम वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर जाने के काबिल नहीं हो। और ये कहकर वो हेमली डीटी वहाँ पे अपने हेमली गार्ड्स को आदेश देते हुए कहता है कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का रास्ता काट दो। उस हेमली डीटी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों हेमली गार्ड्स भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी बड़ी
बड़ी एक्सेस की मदद से वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल का रास्ता काट देते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और मिस लिन वू वहाँ पे उन लेटर्स के साथ बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगे थे, जो देखकर डोटाउन के लोगों को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और ज़ियाओ चेंग जो कि वहाँ पे ज़ाओ लिनर के साथ फाइट कर रहा था, वो भी वहाँ पे उन आग के गोलों को नीचे गिरते हुए देखकर समझ जाता है कि डिवाइन लेडी अपने असेशन में फेल हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ ज़ियाओ चेंग के मन में ये भी सवाल उठने लगा था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा। डिवाइन लेडी तो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थी, इवन उसने तो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल की रिस्ट्रिक्शन को भी बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इस सब के बावजूद भी वो नाकाम कैसे हो गई। और ये सब सोचने के साथ साथ ज़ियाओ चेंग अभी तक भी वहाँ पे ज़ाओ लिनर के साथ फाइट कर रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लिन वू जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिर रही थी, वो वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए पूछती है, क्या वाकई मेरा दिल इतना ज्यादा कमजोर है जो कि मुझे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने से भी रोक रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना क्लोज आने के बाद अब वापस नहीं जा सकती, मुझे कुछ भी करके वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाते हुए अपने ग्रैंडपा का सपना पूरा करना ही होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ लिनर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के साथ फाइट करते हुए उसे रेड डेस्क माउंटेन्स के बिल्कुल पीक पे ले आई थी, और इसी का फायदा उठाकर ज़ाओ लिनर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हुए उसे रेड डेस्क माउंटेन से नीचे फेंक देती है। लेकिन ज़ाओ लिनर का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि उस पहाड़ का वो पूरा आखिरी हिस्सा ही वहाँ पे टूट जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के साथ साथ खुद ज़ाओ लिनर भी वहाँ पे पहाड़ से नीचे गिरने लगे थे। जबकि वहीं नीचे गिरते हुए ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास होता है, और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि डिवाइन लेडी की ही थी, जो कि वहाँ पे दोबारा हेमली गेट तक पहुँचने के लिए वहाँ पे अपने स्पिरिट फिनिक्स को भी समन कर चुके थे, जिसकी मदद से वो दोबारा वहाँ पे धीरे धीरे हेमली गेट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जो देखकर हेमली डैडी दोबारा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या कि तुम अपने इन इमोशंस और कमजोर दिल के साथ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में कैसे जाओगी, और अगर तुम इस तरीके से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाती हो तो तुम वहाँ पे एक दिन के लिए भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी। और हेमली डैडी कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो दोनों हेमली गॉड्स भी वहाँ पे मिस लिन वू को रोकने के लिए तैयार हो चुके थे, जबकि मिस लिन वू भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए हेमली डैडी से कहती है, मेरी ये इमोशंस ही तो मेरी असल ताकत है, आज मैं इस निर्वाणा रियलम तक भी सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस की वजह से ही पहुंच पाई हो, और तुम्हें लगता है कि मेरे इमोशंस मेरी कमजोरी है? नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। देखना, मैं अपने इन इमोशंस का ही इस्तेमाल करते हुए एक दिन इमोर्टैलिटी को भी हासिल करूंगी। और ये कहकर मिस लिन वू वहाँ पे अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों हेमली गॉड्स के ऊपर हमला करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर देती है, जिनके खत्म होते ही हम देखते हैं कि मिस लिन वू के लिए वहाँ पे हेमली गेट का रास्ता दोबारा वहाँ पे खुल गया था। और अब क्योंकि हेमली गेट का रास्ता खुल चुका था तो इसलिए वो हेमली गेट खुद ब खुद ही वहाँ पे मिस लिन वू को अपने अंदर खींच लेता है। और क्योंकि वहाँ पे मिस लिन वू के पीछे पीछे ज़ियाओ चेंग और ज़ियाओ लिनर भी मौजूद थे, तो इसलिए वो हेमली गेट वहाँ पे मिस लिन वू के साथ साथ ज़ियाओ चेंग और ज़ियाओ लिनर को भी वहाँ पे अपने अंदर खींच लेता है। और जैसे ही ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि वो हेमली गेट से होते हुए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जा रहा है, तो उसे वहाँ पे मोटर रियलम के अंदर मौजूद अपने सभी प्यारों की याद आने लगी थी। और सबसे ज्यादा ज़ियाओ चेंग को याद अपनी लवर की आ रही थी, जिसने प्यार से ज़ियाओ चेंग के हाथ पे एक रेड ब्रेसलेट बांधा था। और यही सब याद करते हुए ज़ियाओ चेंग वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर एंटर कर चुका था, जहाँ पे आते साथ ही ज़ियाओ चेंग वहीं पे गिर कर बेहोश हो चुका था, और उसकी लवर का बांधा हुआ ब्रेसलेट भी उसके हाथ से अलग हो चुका था। और ज़ियाओ चेंग वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल की जिस जगह पे आके गिरा था, ये जगह ड्रैगन आइसलैंड के नाम से जानी जाती थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल और खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे मछलियां पानी के बगैर ही उड़ रही थी, और पानी के अंदर धीरे धीरे एक यूनिकॉर्न जन्म ले रहा था, जिससे निकलने वाली एनर्जी और चमक बहुत ही ज्यादा थी। और ये सारी चीजें मिलकर इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। लेकिन आप तो जानते ही हैं, जो जगह दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, असल में वो जगह उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो बेबी यूनिकॉर्न, जिसका अभी अभी वहाँ पे स्कूल के अंदर जन्म हुआ था, वो सीधे वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के पास आते हुए उसे वहाँ पे होश में ले आता है, जहाँ पे ज़ियाओ चेंग अभी भी मोटर रियलम के अपने माता पिता के बारे में ही याद कर रहा था। और जैसे ही वो बेबी यूनिकॉर्न उसे वहाँ पे होश में ले आता है, तो ज़ियाओ चेंग के मुंह से सबसे पहला नाम अपनी लवर का ही निकलता है, जिसका नाम रूज हुई था। खैर, होश में आने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपने आसपास की जगह को बहुत ही गौर से देखने लगा था। और उस जगह को देखकर ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे इतना तो एहसास हो चुका था कि वो गलती से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर आ चुका है। लेकिन अभी तक भी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के खतरों से वाकिफ नहीं था। लेकिन अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही नीचे पानी से एक इवल ड्रैगन बीस्ट निकल कर बाहर आता है, जो कि ज़ियाओ चेंग को देखकर वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगा था। और उस ड्रैगन की रोर में इतना ज्यादा प्रेशर था कि ज़ियाओ चेंग वहाँ पे उस पहाड़ी से उड़ता हुआ सीधा नीचे जा गिरता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे ज्यादा चोट नहीं लगती, और ऊपर से ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपनी चोट को भूलते हुए सिर्फ वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि आज ज़ियाओ चेंग ने पहली बार अपनी लाइफ में एक रियल ड्रैगन को देखा था। खैर, ये सब सोचते हुए जैसे ही ज़ियाओ चेंग वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपनी जगह पे खड़ा होता है, तो उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने पड़े हुए 3 चमकते हुए अंडों के ऊपर पड़ती है, जो कि देखने से तो उसी ड्रैगन बीस्ट के ही लग रहे थे। और ये पता चलते ही ज़ियाओ चेंग वहाँ पे जल्दी से उनमें से एक अंडे
मोटरसाइकिल को उठाते हुए तेजी से वहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। हालांकि ज़ेव चेंग को पता तो नहीं था कि वो आगे चलकर इस ड्रैगन अंडे का क्या करने वाला है, लेकिन क्योंकि वो एक ड्रैगन का अंडा था और ऊपर से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के ड्रैगन का अंडा था और यही बात उस ड्रैगन एग को एक खास टायर बना रही थी, इसलिए ज़ेव यंग उसे अपने साथ ले जा रहा था कि शायद हो सकता है कि ये ड्रैगन एग फ्यूचर में उसके कुछ काम आ जाए। और यही सब सोचते हुए ज़ेव चेंग वहाँ पे धीरे धीरे उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक उसे रास्ते में ज़ाओ लिनर का फेस मास्क दिखाई देता है, जो देखकर ज़ेव चेंग वहाँ पे खुद से ही कहता है तो इसका मतलब है कि मेरे साथ साथ वो ज़ाओ लिनर भी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में पहुंच चुकी है। मुझे उससे बचने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। और ये सोचकर ज़ेव चेंग वहाँ पे एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ इसी बीच हम ज़ेव चेंग के पीछे दो लोगों को भी देखते हैं जो कि ज़ेव चेंग का पीछा कर रहे थे। और ज़ेव चेंग के हाथ में उस ड्रैगन एग को देखकर उन दोनों में से एक लड़की वहाँ पे खुश होते हुए कहती है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत निकला जो इसके हाथ में एक ड्रैगन एग लग गया। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे अपने साथी कल्टीवेटर से कहती है कि उन्हें हम इस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए खुद इससे ये ड्रैगन एग छीन ले। जिसपे वो लड़का वहाँ पे बहुत ही समझदारी के साथ बात करते हुए उस लड़की से कहता है कि हम ऐसे ही बेवकूफों की तरह इस लड़की के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुम खुद देखो इस लड़के ने एक ड्रैगन एग को हासिल किया है, जिसका मतलब है कि ये लड़का कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं है। अगर हमें इसके ऊपर अटैक करते हुए इस ड्रैगन एग को छीनना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा और उसी के साथ साथ इस लड़के की ताकत के बारे में भी पता लगाना होगा। उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे इस लड़के के ऊपर अटैक करना चाहिए या नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के के ऊपर अटैक करने के चक्कर में हमें यहाँ पे लेने के देने पड़ जाए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से छुपते छुपाते ज़ेव चेंग का पीछा करने लगे थे, जबकि हम देखते हैं कि ज़ेव चेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अब उस जंगल से थोड़ा बाहर आ चुका था, जहाँ जैसे ही ज़ेव चेंग उस जंगल से बाहर कदम रखता है तो अचानक से ही वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी, जो देखकर ज़ेव चेंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है ये जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही देर में मौसम बार बार चेंज हुए जा रहा है। और यही सोचकर ज़ेव चेंग की नजर वहाँ पे एक एंशिएंट टेंपल के ऊपर पड़ती है, जहाँ उस बारिश से बचने के लिए ज़ेव चेंग भी सीधा वहाँ पे उसी एंशिएंट टेंपल के अंदर आ चुका। जहाँ जैसे ही ज़ेव चेंग एंशिएंट टेंपल के अंदर आता है तो उसे अचानक ही वहाँ पे अपने पीछे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर ज़ेव चेंग ने वहाँ पे जल्दी से उस ड्रैगन एग को वहाँ पे पत्थरों के नीचे छुपा दिया था। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे वो दोनों लड़का लड़की भी वहाँ पे आ पहुंचते हैं, जो कि वहाँ पे ज़ेव चेंग को ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे वो लोग भी उसी की तरफ भटकते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। और वो लड़की जिसका नाम ली यू था वो वहाँ पे ज़ेव चेंग की तरफ देखते हुए अपने साथी जी फेंग से कहती है सीनियर जी फेंग, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमसे पहले भी कोई आ चुका है। वहीं ली यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी फेंग भी वहाँ पे ज़ेव चेंग की तरफ देखकर वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है हेलो ब्रदर, मेरा नाम है जी फेंग और ये है मेरी जूनियर ली यू, हम दोनों ही अनडेंग सेक्ट से बिलोंग करते हैं। बाहर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, जिससे बचने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जी फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली यू भी वहाँ पे अच्छा बनने का नाटक करते हुए ज़ेव चेंग से कहती है सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, मुझे लगता है हमने यहाँ पे आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया, पर बारिश में इस जगह के अलावा छुपने का और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए हमें मजबूरन यहीं पे ही आना पड़ा। अब उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेव चेंग भी वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन दोनों से बात करते हुए कहता है नहीं कोई बात नहीं, और मेरा नाम है ज़ेव चेंग और मैं मोटर रियलम से आया हूँ। खैर उनके इंट्रोडक्शन के बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जी फेंग ज़ेव चेंग से सवाल करते हुए पूछता है ब्रदर ज़ेव चेंग, अभी अभी तुमने बोला था कि तुम मोटर रियलम से यहाँ पे आए हो, मैं जिस अनडेंग सेट से बिलोंग करता हूँ उसका लीडर है इवल किंग, और वो भी कुछ समय पहले ही तुम्हारी ही तरह मोटर रियलम से ही यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में आए थे। अब जी फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेव चेंग वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है वो तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में अपने दम पे पहुंचा हूँ, तभी ये मेरे साथ इतनी अच्छे से बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा होगा कि मैं अभी बाकी कल्टीवेटर्स की तरह निर्वाणा लेवल को अचीव कर चुका हूँगा। और ये सोचकर ज़ेव चेंग वहाँ पे जी फेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में कल्टीवेशन लेवल्स कौन कौन से हैं, जिसपे ब्रदर जी फेंग जवाब देते हुए बताता है कि वैसे तो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर काफी सारे क्लैंस मौजूद हैं जो कि अपने अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेट करते हैं, लेकिन असल में यहाँ पे टोटल कल्टीवेशन के 5 ही लेवल्स हैं, जिसमें से पहले लेवल यानी रियलम का नाम इमोर्टल शेयरिंग रियलम है। इस रियलम में कोई भी कल्टीवेटर एलिमेंटल फोर्सेस और एट्रीब्यूट्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को पावरफुल बना सकता है, जैसे कि विंड, थंडर, आइस एंड फायर। सेकंड रियलम को यहाँ पे इनसाइड ट्रेनरी के नाम से जाना जाता है। असल में जो कोई भी कल्टीवेटर इस सेकंड रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता है, वो अपने अंदर मौजूद एक खास टायर को एक्टिवेट करते हुए उसका इस्तेमाल अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए कर सकता है। और मोर्टल शेयरिंग और इनसाइड ट्रेनरी वाले कल्टीवेटर के दरमियान पावर लेवल का बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल ट्रेनर को एक्टिवेट करने के बाद कल्टीवेटर को काफी सारी सुपरनेचुरल पावर्स मिल जाती हैं, जिनके इस्तेमाल करते हुए वो अकेला ही मोर्टल शेयरिंग रियलम वाली एक पूरी आर्मी तक को हरा सकता है। और ये कहकर जी फेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है उसके बाद स्काई वॉकिंग, निर्वाणा रियलम और सबसे आखिर में आता है इमोर्टल रियलम। पर अगर मैं सच कहूँ तो अभी तक मैं खुद भी कुछ ज्यादा खास इन रियलम्स के बारे में नहीं जानता, पर हाँ मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि हर एक रियलम के टोटल 9 लेवल्स होते हैं। उन
उन सभी 9 लेवल्स को पार करने के बाद तुम नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। बस यही यहाँ पे कल्टीवेशन का रूल है। वहीं ज़ीफेंग की बात खत्म होने के बाद लियो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, पर तुम तो मोटर रियलम से आए हो ना, और मोटर रियलम से तो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में कोई तभी आ सकता है जब कोई निर्वाणा रियलम को अचीव कर लेता है। तो इसका मतलब है कि तुम भी निर्वाणा रियलम को तो अचीव कर ही चुके होगे। और ये कहकर लियो वहाँ पे ज़ेओ चेंग के क्लोज जाते हुए उससे कहती है, और अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे जैसे ताकतवर लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ऊपर से क्योंकि तुम निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत जल्द इमोर्टलिटी को भी अचीव कर लेने वाले हो। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी तुम निर्वाणा रियलम के कौन से लेवल पे हो? और ये कहकर मिस लियो वहाँ पे जानबूझकर ज़ेओ चेंग को इधर उधर टच करने लगी थी ताकि वो ज़ेओ चेंग को छूने के बहाने उसके पावर लेवल को चेक कर सके। और इस बात का एहसास वहाँ पे ज़ेओ चेंग को भी हो गया था, इसलिए वो मिस लियो को हाथ जल्दी से अपनी बॉडी से हटा देता है। और इसी के साथ साथ ज़ेओ चेंग को वहाँ पे ये भी एहसास हो गया था कि इन लोगों के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे खुद को जरा सा भी वीक दिखाया तो ये लोग कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और ऊपर से ज़ेओ चेंग जब वहाँ पे उन दोनों को गौर से देखता है तो उन दोनों के ही फेस के ऊपर रिवल स्माइल थी, जो देखकर अब तो ज़ेओ चेंग को वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि ये लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नेक इरादे से नहीं आए। और ये सोचकर ज़ेओ चेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उन दोनों से कहता है कि धीरे धीरे आग बुझ रही है, इसलिए मैं आग जलाने के लिए कुछ और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ। और ये कहकर ज़ेओ चेंग वहाँ पे आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ी को इकट्ठा करने लगा था, जहाँ ज़ेओ चेंग उन दोनों से उनके इवल इरादों के बारे में जानने के लिए उनसे जानबूझकर सवाल करते हुए पूछता है, मुझे यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर आए हुए कुछ दिन ही बीते हैं, तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि अभी हम लोग कौन सी जगह पे मौजूद हैं? जिसपे मिस लियो वहाँ पे जल्दी से ज़ेओ चेंग को जवाब देते हुए बताती है कि ये जगह ड्रैगन आइलैंड के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे सभी बड़े बड़े क्लैंस अपने जूनियर डिसेबल्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। इसलिए तुम इस ड्रैगन आइलैंड को एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी समझ सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल ट्रेस भी मौजूद है, और उन ट्रेस की लालच में भी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और ये कहते कहते मिस लियो वहाँ पे जल्दी से मरद ज़ीफेंग के पास जाते हुए उससे कहती है कि ये लड़का तो अभी जस्ट मोर्टल शेयरिंग रियलम में है। जो सुनकर ज़ीफेंग के फेस के ऊपर आई हुई इवल स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो जल्दी से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लियो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, हम इसे अभी यहाँ पे खत्म करते हुए इसके ड्रैगन एग को छीन लेते हैं। ज़ीफेंग की ये बात सुनकर मिस लियो भी हाँ में अपना सर हिला देती है, और वो ज़ेओ चेंग को वहाँ पे उसी तरह से अपनी बातों में लगाते हुए कहती है कि इस ड्रैगन आइस आइलैंड के अंदर न सिर्फ तुम्हें बीस्ट को हंट करने को मिलेगा, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल और खास ट्रेस भी मिल सकते हैं, जैसे कि एक ड्रैगन एग। अब ड्रैगन एग का नाम सुनकर ज़ेओ चेंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, और एक ही सेकंड में ज़ेओ चेंग को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था कि आखिर ये दोनों ज़ेओ चेंग के पीछे क्यों आए थे। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे धीरे धीरे ज़ेओ चेंग की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, जिस बात का एहसास वहाँ पे ज़ेओ चेंग को भी हो चुका था। इसलिए वो अपने मन में कहता है कि अभी तो मैं बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हूँ, जिसके चलते मैं यहाँ पे इन दोनों के साथ फाइट भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे इनसे बचने का कोई और रास्ता ढूंढ निकालना होगा। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों तो वहाँ पे ज़ेओ चेंग के और भी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, और तभी अचानक ही ज़ेओ चेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से अपनी ड्रैगन एग को बाहर निकालकर उन्हें वहाँ पे दिखाते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पे इसी ड्रैगन एग के बारे में बात कर रहे हो? ये ड्रैगन एग तो मुझे ऐसी एक केव के अंदर मिल गया था, और वहाँ पे इस तरह के 2 और भी ड्रैगन एग्स मौजूद थे। अगर मुझे पता होता कि ये एक खास टायर है तो मैं वहाँ पे तीनों को ही ले लेता। अब ज़ेओ चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों अचानक ही अपनी जगह पे रुक जाते हैं, और 2 ड्रैगन एग्स का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस लियो के मन का लालच भी वहाँ पे जाग चुका था। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से ज़ेओ चेंग के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ पे मौजूद है। जिसपे ज़ेओ चेंग भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उनकी लालच को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि ओके, अगर तुम इन ड्रैगन एग्स में इतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं खुद तुम लोगों को वहाँ पे ले जाता हूँ। और ये कहकर ज़ेओ चेंग वहाँ पे आगे की प्लानिंग करने लगा था, जबकि ज़ीफेंग और लियो को तो वहाँ पे ज़ेओ चेंग किसी बेवकूफ से कम दिखाई नहीं दे रहा था, जिसने इतने ज्यादा खास टायर के बारे में उन दोनों को वहाँ पे बता दिया था। पर ये बेचारे कहाँ जानते थे कि जिसे ये बेवकूफ समझ रहे हैं बहुत जल्द वही इन्हें बेवकूफ बनाने वाला है। खैर उसके बाद ज़ेओ चेंग वहाँ पे उन दोनों को लेकर उस एंशिएंट टेंपल से होते हुए वापस उसी इवल ड्रैगन किंग वाली जगह पे आ जाता है, जहाँ पे पिछली बार ज़ेओ चेंग ने एक ड्रैगन को देखा था। इसी बीच लियो वहाँ पे ज़ीफेंग के साथ बात करते हुए कहती है, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ये अभी जस्ट मोर्टल शेयरिंग रियलम में है और उसके बावजूद भी ये वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर चला आया। मुझे लगता है कि इसे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। जिसपे ज़ीफेंग वहाँ पे एक इवल स्माइल करते हुए लियो से कहता है, एक बार वो दोनों होली ड्रैगन हमारे हाथ में लग जाए उसके बाद मैं इसके मरने की ये ख्वाहिश बहुत ही जल्द पूरी कर दूंगा। जबकि इसी तरह से आगे बढ़ते हुए ज़ेओ चेंग वहाँ पे उन दोनों को अपने साथ लेकर उसी इवल ड्रैगन की केव में आ चुका था, जहाँ पे पिछली बार ज़ेओ चेंग गलती से पहुंचा था। और जैसे ही उन दोनों की नजर वहाँ पे अपने सामने पड़े हुए होली ड्रैगन एक्स के ऊपर पड़ती है तो उन दोनों की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन सबसे पहले वो वहाँ पे ज़ेओ चेंग को ठिकाने लगाना चाहते थे, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए कहते हैं, ज़ेओ चेंग तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए अब हम भी तुम्हें अपनी तरफ से एक रिवार्ड देना चाहते हैं। जिसपे ज़ेओ चेंग उन्हें वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मिस लियो वहाँ पे ज़ेओ चेंग की
तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि ऐसे कैसे जरूरत नहीं है। और ये कहकर मिस लियो ने अचानक ही वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे ज़ाओ चेंग के ऊपर ही तान दिया था, जिसपे ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे मासूम बनते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम लोग इन ड्रैगन एक्स तक पहुँचना चाहते थे और मैंने तुम्हारे कहे अनुसार तुम दोनों को यहाँ पे ड्रैगन एक्स तक पहुँचा दिया, तो उसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पे मुझे क्यों मारना चाहते हो। ज़ाओ चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लियो वहाँ पे एक डेविल स्माइल के साथ ज़ाओ चेंग को जवाब देते हुए कहती है कि ये ड्रैगन एक्स एक बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल टायर है, जिसे छीनने के लिए कोई किसी की जान तक को भी ले सकता है। और अब क्योंकि ये टायर हमारे हाथ में है तो हम नहीं चाहते कि किसी तीसरे को भी इसके बारे में पता चले, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने सीक्रेट को मिटा रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ी फेंग वहाँ पे उन ड्रैगन एक्स को लेने के लिए धीरे धीरे वहाँ पे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक से ही वो पूरी केव वहाँ पे हिलने लगती है। असल में ये सारा प्लान ज़ाओ चेंग का ही था। उसने लास्ट टाइम में इवल ड्रैगन बीस्ट की टाइमिंग को नोट कर लिया था कि जब भी फ्लाइंग फिशेस बाहर आते हुए फॉर्म बनाती हैं तो उसकी थोड़ी देर बाद इवल ड्रैगन बीस्ट भी बाहर आता है, जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ पे बहुत ही जोर से रोर करता है। और अभी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, जो देखकर ज़ाओ चेंग वहाँ पे अपने मन में कहता है कि अगर मैंने अब की बार उस ड्रैगन की रोर को 3 सेकंड्स के लिए बर्दाश्त कर लिया तो मेरे लिए यहाँ पे इन दोनों से पीछे छुड़ा पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ज़ाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जल्दी से अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे सील कर देता है। और ये वही पल था जब उस ड्रैगन ने बाहर आते हुए वहाँ पे जोर जोर से रोर करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए ज़ाओ चेंग तो पहले से ही रेडी था, इसलिए वो वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभाल लेता है। लेकिन मिस लियो वहाँ पे खुद को नहीं संभाल पाती और वो वहाँ पे पीछे की तरफ गिरने लगी थी, जहाँ इस मौके का फायदा उठाकर ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे जल्दी से उसके हाथ से उसी की स्वॉर्ड को छीनते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है। जो देखकर तो ज़ी फेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए लियो का नाम पुकारता है, लेकिन अभी भी क्योंकि ज़ाओ चेंग के पास 1 सेकंड का समय बचा था, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए ज़ी फेंग के ऊपर भी अटैक कर देता है। जैसे ज़ी फेंग डॉज करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक हाथ वहाँ पे काटा गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। ज़ाओ चेंग ने यहाँ पे इन 3 सेकंड्स का पूरा फायदा उठाते हुए उन दोनों के प्लान को उनके ऊपर ही पलट दिया था। जो देखकर ज़ाओ चेंग वहाँ पे कोल्ड स्माइल के साथ ब्रदर ज़ी फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, कितने अफसोस की बात है कि तुम दोनों जो कि यहाँ पे मुझे मारना चाहते थे, अब तुम दोनों खुद ही मौत के मुंह में जा चुके हो। ज़ाओ चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ी फेंग वहाँ पे गुस्से से खड़ा होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ प्लानिंग करने की, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर वो अपने एक हाथ से अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ पे ज़ाओ चेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे लियो की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसके अटैक को रोकते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है कि जो लोग मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं मैं उनका यही हाल करता हूँ, फिर चाहे वो मुझसे ताकतवर हो या जो भी हो, मुझे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ज़ाओ चेंग वहाँ पे ज़ी फेंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए उसे उठाकर काफी पीछे फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी ज़ी फेंग था कि वहाँ पे अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो दोबारा वहाँ पे गुस्से से अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ पे ज़ाओ चेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उसके सभी हमलों को रोक रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देते हुए उसके ऊपर भारी भी पड़ रहा था, क्योंकि अभी ज़ी फेंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और वो चाहकर भी वहाँ पे ज़ाओ चेंग का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ज़ाओ चेंग वहाँ पे ज़ी फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करते हुए उसे वहाँ पे हरा देता है। लेकिन ज़ी फेंग का गुस्सा था कि वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे एक बार फिर से अपना पूरा दम लगाकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए ज़ाओ चेंग से कहता है कि तुमने भले यहाँ पे मेरी और मेरी जूनियर डिसेबल को हरा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला नहीं मरने वाला, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहते हुए ज़ी फेंग अपने अनडिफेंग सेट की एक डेमोनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। ये एक तरह की सैक्रिफाइस फॉरबिडन फॉर्मेशन थी, जिसे ज़ी फेंग वहाँ पे अपनी बॉडी को बंद करते हुए एक्टिवेट कर रहा था। जो देखकर तो ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि ये टेक्निक उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है, पर अब क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी तो इसलिए ज़ाओ चेंग वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। इसलिए ज़ाओ चेंग वहाँ पे अपनी मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़ी फेंग की उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने का डिसाइड करता है। जो देखकर ज़ी फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने उस खतरनाक अटैक के साथ सीधे वहाँ पे ज़ाओ चेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ज़ाओ चेंग वहाँ पे अपनी गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। जबकि पीछे से ज़ी फेंग लगातार वहाँ पे अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी सोल को बंद करते हुए अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब वहाँ पे ज़ाओ चेंग के लिए उस अटैक को रोक पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। पर ज़ाओ चेंग तो ज़ाओ चेंग था, उसने भी हार मानना कहाँ सीखा था, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपनी गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को अपने दूसरे हाथ पे भी एक्टिवेट कर लेता है। और अब वो वहाँ पे अपने दोनों हाथों के साथ ज़ी फेंग के उस खतरनाक अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। और बहुत ज्यादा कोशिश और अपना पूरा दम लगाने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ाओ चेंग वहाँ पे ज़ी फेंग के अटैक को रोकने में कामयाब हो चुका था। और जैसे ही ज़ी फेंग का अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो उसके
साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसकी चपेट में आते हुए ज़ीफेंग तो वहीं पे जल के मारा गया था। जबकि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन ज़ियाओ चेंग वहाँ पे कभी भी गिर कर बेहोश हो सकता था, लेकिन अभी तक क्योंकि वहाँ पे इवल ड्रैगन का खतरा था, तो इसलिए ज़ियाओ चेंग वहाँ पे जल्दी से ज़ीफेंग की सूट को उठाते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब क्योंकि ज़ीफेंग मारा जा चुका था, तो इसलिए उसकी सूट का नया ओनर भी ज़ियाओ चेंग बन चुका था। और उस केव से निकलने के बाद ज़ियाओ चेंग सीधा वहाँ पे अपने पास वाले फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था, जहाँ पे ज़ियाओ चेंग की हालत है हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। और साथ साथ ज़ियाओ चेंग वहाँ पे सोचते हुए ये भी कह रहा था, ब्रदर ज़ीफेंग की वो सैक्रिफाइस टेक्निक तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। शुक्र है मेरे पास मेरी गोल्डन इंस्क्रिप्शन की टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं वहाँ पे बच गया, वरना तो आज वहाँ पे मेरा मरना तय था। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है तो मुझे खुद को जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, और उसी के साथ साथ किसी कल्टीवेशन मेथड को भी ढूंढना होगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए सिर्फ अपनी इसी टेक्निक के ऊपर ही टिका नहीं रह सकता। लेकिन इसी बीच ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे अपनी सोच से पीछे किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है। और जब ज़ियाओ चेंग पलट कर पीछे देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ लिनर ही थी, जिसे देखकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे इस अनजानी दुनिया में कोई अपना मिल गया है। क्यों ना हम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर इस नई दुनिया में एक साथ मिलकर काम करें और आपस में दोस्ती कर लें, क्योंकि अभी के लिए यही हमारे लिए बेस्ट होगा। ज़ियाओ चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ लिनर वहाँ पे कोल्ड टूर में उससे कहती है, ओ तो तुम मेरे साथ काम करते हुए मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो, मैं तुम्हें क्या कोई बेवकूफ दिखाई देती हूँ। जिस पे ज़ियाओ चेंग उसे दोबारा वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर हमें इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल से बाहर निकलना है तो हम दोनों को एक साथ मिलकर यहाँ पे काम करना होगा। जिस पे ज़ाओ लिनर भी वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकालते हुए गुस्से से वहाँ पे ज़ियाओ चेंग से कहती है कि आज तक पार से पावरफुल कल्टीवेटर भी इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल से बाहर नहीं निकल पाया, और तुम इतने कमजोर होने के बावजूद भी यहाँ से बाहर निकलने के सपने देख रहे हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पे खत्म कर देने वाली हूँ। और ये कहकर ज़ाओ लिनर अचानक ही वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकाल कर सीधा वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और क्योंकि अब ज़ियाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो ज़ाओ लिनर के साथ फाइट नहीं कर सकता था, तो वो जल्दी से वहाँ पे अपने पास पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाकर उसे सीधे वहाँ पे ज़ाओ लिनर की तरफ ही फेंक देता है, जिसे ज़ाओ लिनर ने वहाँ पे अपनी सोट के साथ बहुत ही आसानी से काट दिया था। लेकिन ज़ियाओ चेंग इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग चुका था, जहाँ वो अपनी जान बचाते हुए डेडली आइलैंड में आ चुका था। और वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी, जहाँ पे चारों तरफ कंगाल और हड्डियां ही हड्डियां मौजूद थी। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ लिनर भी ज़ियाओ चेंग का पीछे करते हुए वहाँ पे पहुंच जाती है, और लगातार वहाँ पे पीछे से ज़ियाओ चेंग के ऊपर सोर्ड स्लैशेस से हमला भी किए जा रही थी। और ज़ियाओ चेंग जो कि ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था, हम देखते हैं कि वो ज़ाओ लिनर के इन खतरनाक हमलों की वजह से वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। हालांकि ज़ियाओ चेंग उसे वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ज़ाओ लिनर वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारी मौत के बाद ही शांत हो पाऊंगी। और ये कहकर ज़ाओ लिनर जैसे ही दोबारा वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसे वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक बीस्ट दिखाई देता है, जिसे एंशिएंट टाइनोसोरस के नाम से जाना जाता था। और ज़ाओ लिनर भी उस डेमोनिक बीस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि ये बीस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो ज़ियाओ चेंग को अकेला वहीं पे छोड़कर खुद वहाँ पे फैले हुए कोरल के अंदर ही कहीं गायब हो जाती है। और जाते जाते वहाँ पे ज़ियाओ चेंग से कहती है कि तुम ऐसी ही घटिया मौत डिजर्व करते थे। जबकि ज़ाओ लिनर को वहाँ पे इस तरह से गायब होते हुए देखकर बेचारे ज़ियाओ चेंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से इस लड़की को क्या हो गया जो ये यहाँ पे अचानक ही इस तरह से गायब हो गई। और यही सोचते हुए जब ज़ियाओ चेंग पलट कर पीछे देखता है तो उसके अपने होश भी वहाँ पे उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट उसके काफी करीब आ चुका था। और ज़ियाओ चेंग वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले उस एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की तरफ देखते हुए जोर जोर से रोर करना शुरू कर दिया था, जो देखकर ज़ियाओ चेंग भी जल्दी से वहाँ पे होश में आते हुए किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वो एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे ज़ियाओ चेंग का पीछा करते हुए उसे खाने की कोशिश कर रहा था। और इस खतरनाक चीज़ को देखकर ज़ाओ लिनर भी दूर से खड़ी होकर इसके पूरे मजे उठा रही थी। और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, इतनी खतरनाक मौत तो मैं भी इसे नहीं दे सकती थी जितनी अब ये एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट इसे देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग उस एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट से अपनी जान बचाते हुए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे आके छुप गया था। और क्योंकि ज़ियाओ चेंग का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए उसे छुपने में भी आसानी हो रही थी। और बेचारा वो एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे छाकर भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए वो एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से रेयर करते हुए तेजी से इधर उधर घूमने लगा था ज़ियाओ चेंग को ढूंढने के लिए। जो देखकर अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी अचानक ही वही बेबी यूनिकॉर्न वहाँ
वहाँ पे आ जाता है, जिसका जन्म ज़ियाओ चेंग की आंखों के सामने ही हुआ था। वो वहाँ पे ज़ियाओ चेंग को कुछ चेरी देते हुए उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियाओ चेंग तो उसे इशारे से वहाँ पे चुप रहने के लिए कहने लगा था, जो देखकर उस बेबी यूनिकॉर्न को ऐसा लगता है कि शायद ज़ियाओ चेंग उसे डांट रहा है। इसलिए वो वहाँ पे उदास होकर कुछ आवाजें करते हुए निकल जाता है वहाँ से, जहाँ वो खुद तो निकल गया था, लेकिन बेचारे ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे एक बार फिर से मुसीबत में डाल गया था, क्योंकि उस बेबी यूनिकॉर्न की आवाज करने की वजह से उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की लोकेशन दोबारा मिल चुकी थी। और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बार फिर से खतरनाक चेजिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बेचारा ज़ियाओ चेंग तो अब इस तरह से भागते भागते तंग आ चुका था। और देखा जाए तो वो जब से वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर आया था, वो किसी न किसी से अपनी जान बचाते हुए भाग ही रहा था, जिसके चलते अब वहाँ पे उसकी बची कुछ एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी। और इसी बीच उसे एक बड़ा सा पत्थर उड़ते हुए आके लगता है, जिसके चलते ज़ियाओ चेंग उड़ता हुआ वहाँ से पीछे जा गिरा था। और इस तरह वो एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे एक बार फिर से ज़ियाओ चेंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका था, जो देखकर तो अब ज़ियाओ चेंग ने वहाँ पे सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। इवन उसने वहाँ पे अपने मन ही मन में आखिरी बार अपने प्यारों को भी याद कर लिया था। पर हम देखते हैं कि बिल्कुल एंड समय पे उसी बेबी यूनिकॉर्न ने वहाँ पे एंट्री मारते हुए उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसका ध्यान भटका दिया था। और क्योंकि वो बेबी यूनिकॉर्न वहाँ पे उड़ भी सकता था, इसलिए वो एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे चाहकर भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था, जो देखकर तो ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो अपने मन ही मन में उस बेबी यूनिकॉर्न का शुक्रिया अदा करने लगा था, जबकि वो बेबी यूनिकॉर्न भी वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की जान बचाने के लिए उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे अपने पीछे लगाते हुए वहाँ से धीरे धीरे दूर ले जाने लगा था, जो देखकर तो ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो बेबी यूनिकॉर्न ज़ियाओ चेंग की जान बचाने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि ज़ियाओ चेंग ना सिर्फ बहुत ही बुरी तरह से थक चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वापस उसी एंशिएंट टेंपल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो एक बार बारिश से बचने के लिए रुका था। और वहीं पे उसने अपने ड्रैगन एग को भी छुपा रखा था, लेकिन वहाँ पूछने तक कि ज़ियाओ चेंग इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि वो वहीं पानी में गिरते हुए बेहोश हो जाता है, जहाँ इस बेहोशी की हालत में भी ज़ियाओ चेंग अपनी लवर रू जुई का ही नाम लिए जा रहा था, जिसके साथ ही हमें वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की पुरानी मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं, जहाँ ज़ियाओ चेंग अपनी लवर रू जुई के साथ एक ही गांव में रहा करता था। और उसके हाथ में पहना हुआ वो रेड ब्रेसलेट भी रू जुई ने ही ज़ियाओ चेंग को उसके जन्मदिन के मौके पे दिया था, जिसे देखकर तो ज़ियाओ चेंग ने अपनी लवर का मजाक भी उड़ाया था कि भला कोई इतना सस्ता गिफ्ट भी देता है जन्मदिन के मौके पर, जो देखकर तो उसकी लवर उससे गुस्सा भी हो गई थी। पर ज़ियाओ चेंग ने भी उससे जल्दी से माफी मांगते हुए उसे मना लिया था। सब कुछ इसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से और शांति से चल रहा था। पर अचानक एक दिन रू जुई ज़ियाओ चेंग से सवाल करते हुए पूछती है, मुझे पता है कि तुम भी बाकी कल्टीवेटर्स की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो, पर मैंने सुना है कि ऐसे कल्टीवेटर जो कि खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं, वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो इमॉर्टैलिटी को अचीव करते हुए दोबारा कभी भी वहाँ से वापस नहीं आ पाते। जिसपे ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे प्यार के साथ उससे बात करते हुए कहता है कि ये बात ठीक है कि मैं भी बाकी कल्टीवेटर्स की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका भी न खत्म होने वाली जिंदगी का क्या ही फायदा जिसमें आपको अपने प्यारों का ही साथ ना मिले। और यही वजह थी कि ज़ियाओ चेंग कभी भी इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर नहीं आना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हालांकि ज़ियाओ चेंग निर्वाणा रियाला में भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलती से यहाँ पे आ चुका था। पर अब यही हकीकत है जिसे ज़ियाओ चेंग चाहकर भी झुठला नहीं सकता था, क्योंकि अब ज़ियाओ चेंग भी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एक हिस्सा बन चुका था, और वो चाहे या ना चाहे, लेकिन अब उसे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और ज़ियाओ चेंग की किस्मत भी तो उसे इसी तरह से पावरफुल बनाना चाहती थी, तभी तो वो इस तरह से वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर पहुंच चुका था। और आज भी ज़ियाओ चेंग की किस्मत एक बार फिर से उसके साथ खेल खेलते हुए उसके खून को वहाँ पे उस होली ड्रैगन एग तक पहुंचा देती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से उस ड्रैगन एग की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद उस ड्रैगन एग की सारी एनर्जी इकट्ठा होते हुए सीधा वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और जैसे जैसे उस ड्रैगन एग की बॉडी वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, हम देखते हैं कि वैसे वैसे ही ज़ियाओ चेंग की बॉडी धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगती है। और उसी के साथ साथ उस ड्रैगन एग की होली एनर्जी की वजह से ज़ियाओ चेंग की बॉडी के ऊपर कुछ मिस्टीरियस पैटर्न्स भी बनने लगे थे। और इस सब के साथ साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग के सोल सीरियलम के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगे थे, जिसका असर ज़ियाओ चेंग की गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक के ऊपर भी हो रहा था, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी ट्रू पावर भी अवेकन होती जा रही थी। जो देखकर ज़ियाओ चेंग हमें वहाँ पे बताता है कि जब मैं 11 साल का था तब मुझे इस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक के बारे में पता चला था, पर हमारे मोटर रियलम के अंदर इतनी ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद ही नहीं थी कि मैं इस टेक्निक की ट्रू पावर को अवेकन कर पाता। लेकिन अजाने में इस ड्रैगन एग की होली स्पिरिचुअल एनर्जी ने मेरी इस मिस्टीरियस टेक्निक को अवेकन करवा दिया, जो कि बचपन से ही मेरी बॉडी के अंदर मौजूद थी। और जैसे ही ज़ियाओ चेंग की वो टेक्निक अवेकन होती है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ज़ियाओ चेंग की सारी इंजरीज भी ठीक होने लगे थे। और उसी के साथ साथ ज़ियाओ चेंग वहाँ पे ऑफिशियली अब मोर्टल शेयरिंग रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुका था, जबकि पहले तो वो बस एक मामूली सा मार्शल आर्ट वॉरियर था। और अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ ही हम देखते हैं ज़ियाओ चेंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। इवन हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग अब वहाँ पे फायर एलिमेंट की पावर को भी कंट्रोल कर पा रहा
रहा था और अपनी इन कमाल की पावर्स और नई एबिलिटीज के साथ ज़ियाओ चैंग का लुक और भी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें गू फैमिली की एक बोट दिखाई जाती है जहाँ गू फैमिली का यंग मास्टर भी ड्रैगन आइलैंड की तरफ ही आ रहा था अनहोली ड्रैगन एक्स की तलाश में। और गू फैमिली के उस यंग मास्टर को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कहीं से भी एक नेक इंसान नहीं है, जबकि इसी भी ज़ियाओ चैंग की नजर भी वहाँ पे उसी बोट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये बोट वाले लोग उसकी कुछ मदद कर दे। लेकिन अभी ज़ियाओ चैंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम खराब होने लगता है और इसके पीछे उसी इवल ड्रैगन बीस्ट का ही हाथ था जो कि किसी को भी अपने आइलैंड के ऊपर नहीं आने देना चाहता था। खैर अचानक ही वहाँ पे इस बिगड़ते हुए मौसम को देखकर गू फैमिली का यंग मास्टर अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है कि ये सब अचानक से क्या हो रहा है, जाके चेक करो। और ये भी अभी हमारी बोट के साथ क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि हम किसी बहुत बड़ी चट्टान के साथ टकराए हैं। अपने यंग मास्टर का यह आदेश सुनकर जब वो लोग चेक करने के लिए नीचे पानी में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे पानी के नीचे एक बहुत बड़ा सी ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखा तो वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे, जबकि उस सी ड्रैगन ने भी उन्हें वहाँ पे देखते हुए उनकी बोट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और सी ड्रैगन के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि उनकी बोट भी वहाँ पे बिगड़ने लगे थे, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का खतरनाक मॉन्स्टर है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि बोट के बिगड़ने की वजह से यंग मास्टर की एक दोस्त नीचे पानी में गिरने लगती है, जिसे यंग मास्टर बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था इसलिए वो इसमें नाकाम हो जाता है। इवन वो तो खुद भी नीचे पानी में गिरने वाला था, पर उसे उसके एक वॉरियर वहाँ पे बचा लेता है। और ज़ियाओ चैंग जो कि दूर से ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो खुद से ही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस बोट के अंदर कोई भी बचा होगा। और इसी के साथ ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे ये भी एहसास हो चुका था कि उसके लिए इस ड्रैगन आइलैंड से निकल पाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, इसलिए वो पानी से बाहर निकलने का फैसला तो ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पानी के अंदर भी एक सी ड्रैगन मौजूद है। इसलिए वो वहाँ पे दोबारा ड्रैगन आइलैंड के जंगल के अंदर आ जाता है और वहाँ पे शिकार करके अपने लिए खाना बनाने लगा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलने की प्लानिंग भी करने लगा था। वो सोचता है कि अगर मुझे इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलना है तो मुझे इस शिप से भी कोई बड़ी चीज चाहिए होगी, क्योंकि उस सी ड्रैगन ने उस शिप को तो ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था जैसे ये उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी ज़ियाओ चैंग वहाँ पे बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही उसके खाने की खुशबू एक जायंट एप स्पिरिट बीस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए वहाँ पे ले आती है। और अचानक ही वहाँ पे अपने सामने 4 आर्म्स एप स्पिरिट बीस्ट को देखकर ज़ियाओ चैंग भी वहाँ पे थोड़ा सरप्राइज हो गया था। और इसी के साथ ज़ियाओ चैंग को अब वहाँ पे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि उसने इस तरह से खुले में खाना बनाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने ये सोचा तक भी नहीं कि इस खाने की स्मेल किसी भी डिमोनिक बीस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसलिए अचानक ही ज़ियाओ चैंग वहाँ पे जल्दी से आपने उस खाने के ऊपर हवा में उछालते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसका पीछा करते हुए वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट भी वहीं पे चला जाता है और जल्दी से उस खाने को पकड़ते हुए वहाँ पे खाने लगा था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ चैंग जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट जल्दी से अपना खाना खत्म करके दोबारा वहाँ पे ज़ियाओ चैंग के सामने आ चुका था, जो देखकर तो अब ज़ियाओ चैंग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि वो वहाँ पे इस एप स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो वहाँ पे सब कुछ अपनी किस्मत के ऊपर ही छोड़ देता है। वहीं ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे रेजिस्ट ना करते हुए देखकर वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट ज़ियाओ चैंग को लेकर वहाँ से कहीं जाने लगा था। और देखते ही देखते वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट ज़ियाओ चैंग को लेकर अपने घर आ चुका था, जो कि एक बड़ी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर बना हुआ था। और वहाँ पे लाने के बाद वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट ज़ियाओ चैंग को छोड़ देता है, जो देखकर तो ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये जायंट एप स्पिरिट बीस्ट उससे चाहता क्या है। और अचानक ही वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है कहीं ये मुझे अपना खाना तो नहीं समझ रहा, जैसे ये जायंट एप स्पिरिट बीस्ट आराम से बाद में खाने वाला है। और ये सोचकर ही ज़ियाओ चैंग जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियाओ चैंग वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट जल्दी से ज़ियाओ चैंग के सामने एक और बीस्ट को फेंकते हुए उसका रास्ता वहाँ पे रोक देता है। और वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट भी ज़ियाओ चैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो कि इशारे से ही वहाँ पे उस बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए ज़ियाओ चैंग से कहता है कि मैं इस बीस्ट को खाना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसे भी मेरे लिए रोस्ट कर सकते हो। और जैसे ही ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे उस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के इशारे समझ आते हैं तो ज़ियाओ चैंग भी वहाँ पे खुश हो गया था, इसलिए वो भी वहाँ पे बिना किसी परेशानी के उस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के लिए खाना बनाने लगा था, क्योंकि ऐसा करने में ज़ियाओ चैंग को कोई भी दिक्कत नहीं थी, कम से कम ये मरने से तो अच्छा ही था। जबकि हम देखते हैं कि ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे इस तरह से गोश्त बनाते हुए देखकर वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट भी ज़ियाओ चैंग की मदद करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मदद उल्टा ज़ियाओ चैंग के ऊपर ही भारी पड़ रही थी। इसलिए ज़ियाओ चैंग वहाँ पे इशारे से ही उसे उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। ज़ियाओ चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ पे बुरा सा मुंह बनाते हुए चुपचाप वहाँ पे खामोशी के साथ बैठ जाता है। और जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है तो उस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए एक ही झटके में उस खाने के ऊपर टूट पड़ा था। जबकि ज़ियाओ चैंग वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है वैसे ये जगह बहुत ही सेफ लोकेशन पे मौजूद है, यहाँ पे खाने के लिए खाना मौजूद है और पीने के लिए पानी मौजूद है, और उसी के साथ साथ यहाँ का स्पिरिचुअल और भी बहुत ज्यादा प्योर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं जल्द से जल्द खुद को ताकतवर बना सकता हूँ। मेरे ख्याल से अब मुझे यहीं पे
रुक कर प्रैक्टिस करते हुए खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बनाना होगा कि मैं इस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। और यही सोचकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए वो सबसे पहले वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अपनी मोटर रियलम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन मोटर रियलम की ये टेक्निक यहाँ पे काम ही नहीं कर रही थी, जो देखा तो ज़ियाओ चेंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी गैदरिंग टेक्निक के बिना यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट ही नहीं कर सकता था। वहीं ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे इस तरह से उदास होते हुए देखकर वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट जो कि वहाँ पे ज़ियाओ चेंग को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो अचानक ही वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के पास आते हुए उसे वहाँ पे अपनी इस दुनिया की एनर्जी गैदरिंग टेक्निक सिखाने लगा था, जो देखकर ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ब्रदर एप, क्या तुम मुझे यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग टेक्निक सिखाना चाह रहे हो? जिस पे वो एप स्पिरिट बीस्ट भी हाँ में अपना सर हिला देता है, जो देखकर ज़ियाओ चेंग भी खुश होते हुए जल्दी से वहाँ पे उसी एप स्पिरिट बीस्ट की तरह ही बैठ जाता है। और ब्रदर एप की सिखाई हुई टेक्निक के चलते ज़ियाओ चेंग भी अब वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर पा रहा था। हालांकि वो एप स्पिरिट बीस्ट तो ज़ियाओ चेंग को मुंह भी खोलने के लिए कहता है, पर ज़ियाओ चेंग उसे मना करते हुए कहता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, इसलिए वो एक ही बार में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा नहीं कर सकती। वहीं जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, जो देखकर वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो वाकई बहुत ज्यादा प्योर है। अगर मैं इसी तरह से इस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए प्रैक्टिस करता रहूं तो मैं बहुत ही जल्द मॉर्टल शेयरिंग रियलम के लेवल 1 में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और ये देखकर तो अब ज़ियाओ चेंग ने वहाँ पे रहने का पक्का ही फैसला कर लिया था। और इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपने मन में कहता है कि ये ड्रैगन आइलैंड चारों तरफ से खतरनाक बीच से भरा हुआ है, इसलिए अभी मुझे यहीं पे रुक कर ही अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। पर न जाने मिस लिन वू और ज़ाओ लिनर कहाँ पे होंगी और किस हालत में होंगी। एक बार जब मैंने खुद को पावरफुल बना लिया, उसके बाद मैं उन दोनों के लिए भी ढूंढने जाऊंगा। हालांकि ज़ाओ लिनर तो उसकी दुश्मन थी, फिर भी ज़ियाओ चेंग उसे याद करते हुए वहाँ पे उसकी फिक्र कर रहा था। और साथ ही साथ ज़ियाओ चेंग वहाँ पे प्रे करते हुए ये भी कह रहा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पागल लड़की बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि ज़ियाओ चेंग खुद तो यहाँ पे इस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के साथ यहाँ पे सेफ था, लेकिन ज़ाओ लिनर तो अभी तक ड्रैगन आइलैंड में ही मौजूद थी और उसे वहाँ पे खुद को बचाने के लिए तरह तरह की बीस्ट का मुकाबला भी करना पड़ रहा होगा। और सच में भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, वो वाकई उन बीस्ट का मुकाबला करते हुए उन्हें कड़ी टक्कर दे रही थी। और हम देखते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को खत्म करते हुए उसी यूनिकॉर्न से जा मिलती है, जहाँ वाली यूनिकॉर्न बहुत ही ज्यादा घायल दिखाई दे रहा था। और हो ना हो ये चोटें उसे उसी एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट ने ही दी होंगी, जो कि ज़ियाओ चेंग के पीछे पड़ा हुआ था। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे इसी तरह से काफी दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पे अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। और ऐसे ही एक दिन ज़ियाओ चेंग एप स्पिरिट बीस्ट को फ्रूट खिलाने का डिसाइड करता है, इसलिए वो पहाड़ की चोटी से नीचे आकर जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के लिए वहाँ पे उन फ्रूट्स को इकट्ठा करने लगा था। जहाँ उन फ्रूट्स को इकट्ठा करते हुए वो साथ साथ ये भी सोच रहा था कि काश कोई ऐसा भी रास्ता होता जहाँ मैं इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाता। पर अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी होली यूनिकॉर्न भी वहाँ पे आ पहुँचता है, जिसे देखकर तो ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पिछली बार इसी होली यूनिकॉर्न ने ही तो उसकी जान बचाई थी जब ज़ियाओ चेंग ने अपनी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ज़ियाओ चेंग उसे वहाँ पे काफी सारे फ्रूट्स भी खिला देता है, जिन्हें खाने के बाद होली यूनिकॉर्न दोबारा वहाँ से भाग गया था। लेकिन इसी बीच हम वहाँ पे ज़ाओ लिनर को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे उसी होली यूनिकॉर्न को ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। असल में जब होली यूनिकॉर्न घायल था तब ज़ाओ लिनर ने उसका ख्याल रखा था, और तब से होली यूनिकॉर्न उसका भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन इसी बीच अचानक ही गलती से ज़ाओ लिनर की नजर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखते साथ ही उसने अचानक ही वहाँ पे पीछे से ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से ज़ियाओ चेंग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि ज़ियाओ चेंग भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ज़ाओ लिनर के अटैक को डॉज करते हुए वहाँ पे जंप कर जाता है, जो देखकर ज़ाओ लिनर वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाकई मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो तुम दो बार मौत के मुंह से बच गए। पर कोई बात नहीं, आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारकर अपना बदला लूंगी। लेकिन अब की बात ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे भागने की बजाय वहाँ पे उसका सामना करने का डिसाइड करता है, और जल्दी से वहाँ पे अपने गोल्डन स्पैरो बुलेट्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा ज़ाओ लिनर के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ज़ाओ लिनर भी वहाँ पे उसके अटैक के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ चेंग ने वहाँ पे पीछे से आते हुए ज़ाओ लिनर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे अब की बार ज़ाओ लिनर भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ रोकती है। और साथ ही साथ ज़ाओ चेंग की ऐसी कमाल की स्पीड को देखकर उसे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरानगी भी हो रही थी। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इस लड़के के साथ ऐसा क्या हो गया जो इसकी स्पीड और इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लगता है जरूर यहाँ पे इसके हाथ में कोई खास टायर लग गया होगा और उसी टायर ने इसे इतनी ताकत दी होगी। अब तक तो मैं इसके साथ फाइट के दौरान इसके ऊपर रहम दिखाते हुए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं भी खुद को नहीं रोकने वाली। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ चेंग तो अभी तक भी वहाँ पे ज़ाओ लिनर को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो तो अभी तक भी वहाँ पे ज़ाओ लिनर के साथ
फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़ाओ लिनर तो वहाँ पे ज़ाओ चेंग की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो लगातार वहाँ पे अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ चेंग के ऊपर अटैक किए ही जा रहे थे, जिनसे बचने के लिए ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे अपने सामने एक शील्ड लगा लेता है। और इसी के साथ अब बार बार उसके अटैक से बचते हुए ज़ाओ चेंग को भी थोड़ा गुस्सा आ चुका था, जहाँ वो गुस्से से ज़ाओ लिनर से कहता है, अभी अब तुम यहाँ पे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो तो मेरे पास भी फाइट बैक करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और ये कहकर ज़ाओ चेंग अचानक ही वहाँ पे अपनी नई सीखी हुई ड्रैगन टेक्निक को फॉर्म करने लगा था। हालांकि ज़ाओ चेंग ने अभी तक इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हुए सीधा ज़ाओ लिनर के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ये अटैक जाकर ज़ाओ लिनर को लगता है तो वो भी वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरती है। हालांकि ये तो कोई टेक्निक थी ही नहीं, इसे सिर्फ ज़ाओ चेंग ने अपनी ड्रैगन एनर्जी को इकट्ठा करते हुए बनाया था। लेकिन उसके रिजल्ट को देखकर खुद ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। लेकिन ज़ाओ चेंग के इस एक अटैक ने उसकी काफी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, जो देखकर ज़ाओ लिनर भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए ज़ाओ चेंग से कहती है कि तुमने यहाँ पे आने के बाद सिर्फ कुछ दिनों के अंदर अंदर ही खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया। अगर मैंने तुम्हें कुछ और दिन दे दिए तो तुम तो फ्यूचर में और भी ज्यादा खतरनाक बन जाओगे, और इस बात का रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। इसलिए मुझे कुछ भी करके तुम्हें आज के आज ही यहाँ पे खत्म करना होगा। और ये कहते हुए ज़ाओ लिनर अचानक ही वहाँ पे अपनी सीक्रेट फ्लेम रेनबो टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे थे। और ज़ाओ चेंग वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही ज़ाओ लिनर अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ चेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर चुके थे। हालांकि उसे रोकने के लिए ज़ाओ चेंग अपने सामने शील्ड भी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाओ लिनर को वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो ज़ाओ चेंग की शील्ड को चीरता हुआ सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट हो जाता है। और अभी ज़ाओ चेंग इस पहले अटैक से ही नहीं संभल पाया था कि ज़ाओ लिनर वहाँ पे अपनी सोट टेक्निक की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए दोबारा ज़ाओ चेंग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो अपने इस अटैक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ चेंग के ऊपर हमला कर पाती उससे पहले उसकी नजर वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए एक बड़े से पत्थर के ऊपर पड़ती है, इसलिए उसे बिल्कुल एंड समय पे अपने अटैक का रुख मोड़ते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करना पड़ता है। और ये पत्थर वहाँ पे उसकी तरफ किसी और ने नहीं बल्कि जायंट एप स्पिरिट बीस्ट ने ही फेंका था, जो कि वहाँ पे आते हुए ज़ाओ लिनर को देखकर गुस्से से जोर जोर से रोर करने लगा था। जो देखकर तो ज़ाओ चेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन ज़ाओ लिनर तो आज वहाँ पे ज़ाओ चेंग को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के ऊपर से जंप करते हुए दोबारा वहाँ पे ज़ाओ चेंग के सामने आ जाती है। जो देखकर अब उस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो भी दोबारा वहाँ पे उसके सामने आते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देता है। जो देखकर ज़ाओ लिनर भी गुस्से से चिल्लाते हुए उस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट से कहती है, अगर तुम यहाँ पे इस लड़के को बचाना चाहते हो तो पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर देती हूँ। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी रेनबो सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसे जायंट एप स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे सिर्फ अपने हाथों का ही इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था। जबकि दूसरी ज़ाओ चेंग वहाँ पे ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जायंट एप स्पिरिट बीस्ट ने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया था। वहीं हम देखते हैं कि जायंट एप स्पिरिट बीस्ट ज़ाओ लिनर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ ज़ाओ लिनर बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के हर एक हमले को डॉज करती जा रही थी। और साथ ही साथ अपने मन में ये भी कह रहे थे कि उस लड़के ज़ाओ चेंग को खत्म करने के लिए सबसे पहले मुझे इस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट को ही खत्म करना होगा। लेकिन उस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करते हुए ज़ाओ लिनर को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और इसी बीच उसे उस जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच आके लगता है, जिसके चलते ज़ाओ लिनर उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरती है। और इस एक पंच में ही ज़ाओ लिनर की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जबकि अब जायंट एप स्पिरिट बीस्ट भी उसे वहाँ पे दूसरा मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो ज़ाओ लिनर का खेल खत्म करने के लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन बिल्कुल एंड समय पे वही होली यूनिकॉर्न बीच में आते हुए ज़ाओ लिनर की जान बचा लेता है, और वो लाइट की स्पीड से ज़ाओ लिनर को लेता हुआ वहाँ से निकल भी गया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के साथ साथ ज़ाओ चेंग को भी वहाँ पे कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। लेकिन उसे वहाँ पे इतना तो समझ आ चुका था कि ज़ाओ लिनर की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि होली यूनिकॉर्न ही था। लेकिन इसी के साथ ज़ाओ चेंग अब वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि अगर ज़ाओ चेंग यहीं पे रोका रहता तो इससे जायंट एप स्पिरिट बीस्ट की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए ज़ाओ चेंग वहाँ से जाने से पहले जायंट एप स्पिरिट बीस्ट के लिए काफी सारा खाना बनाकर जाता है। लेकिन जायंट एप स्पिरिट बीस्ट तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो उदास होते हुए साइड पे जाकर बैठ जाता है। जबकि ज़ाओ चेंग उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे एक न एक दिन तो जाना ही था यहाँ से, इसलिए तुम उदास मत हो। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए काफी दिनों का खाना बनाकर जा रहा हूँ। खाने का नाम सुनकर हम देखते हैं कि जायंट एप स्पिरिट बीस्ट इशारे से अपना खाना वहाँ पे ज़ाओ चेंग की तरफ आगे बढ़ाने लगा था, जैसे वो ज़ाओ चेंग से कहना चाह रहा हो कि ये जगह मेरे साथ साथ तुम्हारा भी घर है। जो देखकर ज़ाओ चेंग उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मेरी बात को समझो, मुझे अपने घर की तलाश के लिए निकलना है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब ज़ाओ चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट एप स्पिरिट बीस्ट को उसके ऊपर एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो मुंह फुलाते हुए दोबारा वहाँ पे गुस्से से चुपचाप बैठ जाता है। हालांकि खुद भी ज़ाओ चेंग उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन वहाँ से जाना जरूरी भी था, इसलिए ज़ाओ चेंग वहाँ पे आखिरी बार जायंट
जायंट एप स्पिरिट बीस्ट को अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर तो जायंट एप स्पिरिट बीस्ट और भी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। और जब वो देखता है कि ज़ियाओ चेंग वाकई वहाँ से जा रहा है तो वो भी जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर इशारों से ही वहाँ पे ज़ियाओ चेंग को अलविदा कहने लगा था। और इस तरह वो दोनों ही वहाँ पे इमोशनल होते हुए एक दूसरे से दूर जा चुके थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मिरर लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैठी हुई ज़ाओ लिनर किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। और जैसे उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए होली यूनिकॉर्न के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे उदास होते हुए अपने मन में कहती है कि ये मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा बेकार हो गई है। कभी मैं एक रॉयल प्रिंसेस हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे पास मेरी जिंदगी को कोई मकसद भी नहीं है। नहीं, मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दे सकती। मुझे खुद को पावरफुल बनाते हुए आगे बढ़ना ही होगा, और अगर मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे खुद को ताकतवर बनाने के ऊपर ध्यान देना होगा। और ज़ाओ लिनर की इन जज्बातों को होली यूनिकॉर्न भी वहाँ पे साफ साफ महसूस कर पा रहा था। इवन अब तो उसने अपने मन ही मन में ज़ाओ लिनर को अपना मास्टर भी मान लिया था। इसलिए जैसे ही ज़ाओ लिनर आगे बढ़ते हुए वहाँ पे होली यूनिकॉर्न को टच करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे होली यूनिकॉर्न की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसका मतलब था कि वाकई उन दोनों के दरमियान एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। और क्योंकि होली यूनिकॉर्न को अपना नया मास्टर भी मिल चुका था तो इसलिए इस बॉन्ड के साथ ही होली यूनिकॉर्न का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाता है। इवन हम देखते हैं कि अब उस होली यूनिकॉर्न का रूप भी वहाँ पे काफी हद तक चेंज हो चुका था, जो देखकर ज़ाओ लिनर भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। जो देखकर ज़ाओ लिनर भी वहाँ पे उसे वादा करते हुए कहती है कि मैं भी बहुत जल्द खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाऊंगी, ताकि तुम्हें अगली बार मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में ना डालना पड़े। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ आ चुका है कि अगर मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी मोटर रियलम की यादों को पीछे छोड़ना होगा, तभी मैं यहाँ पे सर्वाइव करते हुए खुद को पावरफुल बना पाऊंगी। आपसे मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, इमोर्टैलिटी को अचीव करना, जिसके लिए लोग मोटर रियलम से होते हुए यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे ज़ियाओ चेंग और ज़ाओ लिनर की सोच बिल्कुल ही अलग तरीके से काम कर रही थी। जहाँ एक तरफ ज़ाओ लिनर ने पूरी तरह से खुद को वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल का ही एक हिस्सा मान लिया था, तो वहीं ज़ियाओ चेंग अभी तक भी वहाँ पे मोटर रियलम में वापस जाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब उन दोनों की ये मसल उन्हें कहाँ लेकर जाती है, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ाओ लिनर वहाँ से आगे बढ़ते हुए ड्रैगन आइलैंड के बीच पे आ जाती है, जहाँ पे उसे गू फैमिली की वही बोट दिखाई देती है, जिसके ऊपर गू फैमिली का यंग मास्टर अभी तक भी जिंदा मौजूद था, जो कि वहाँ पे ज़ाओ लिनर को देखते हुए होश में भी आ जाता है। और ऊपर से ज़ाओ लिनर भी वहाँ पे गू फैमिली के उस यंग मास्टर को बहुत ही गौर के साथ देख रही थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर से कर देना, और इसका फेवरेट पार्ट भी नीचे कमेंट पे बताते जाना। तो जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।